प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी में कण की गति की विवेचना करेंगे। यानी स्मॉल एल लंबा आर्टिकल कुछ इस तरह से रहेगा। स्मॉल एल प्राकृत लंबाई एवं लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक की हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे से लटकी हुई है तथा दूसरे सिरे पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है, तो कण की गति की विवेचना करना। यानी ये है आर्टिकल एक एल लंबाई एवं लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक की हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे से लटकी हुई है तथा इसके दूसरे सिरे पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। कण की गति की विवेचना करना। तो कण की गति की विवेचना कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि स्मॉल एल लंबाई की एवं लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक की हल्की प्रत्यास्थ डोरी। तो देखिए, हम आप लोगों को यहाँ डायग्राम बताते हैं, यानी जो भी सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको समझा देते हैं। इसके बाद हम दोबारा से उसको उसी क्रम में समझाएंगे। देखिए, स्मॉल एल लंबाई की, मान लीजिए एल लंबाई की कोई भी रस्सी है जो कि ए बी है, ए से लेकर के बी तक एल लंबाई की एक रस्सी है, प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा है, एक सिरे से लटकी हुई है, मान लीजिए सिरे ए से लटकी हुई है तथा इसके दूसरे सिरे पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण है। मतलब इसी कंडीशन को अगर हम यहां बनाएं तो देखिए, ये लंबाई एल है। अब इस पे स्मॉल एम द्रव्यमान का भार लटकाने की वजह से मान लीजिए इसमें विस्तार हो गया ए बी में, बी डिस्टेंस, ये विस्तार हो गया बी दूरी तक। ये तब है, देखिए अगर ये तो है उस कंडीशन में डोरी लटकी हुई जब इस पे कोई भी द्रव्यमान नहीं लटकाया बीसरे पे। जैसे ही आप बी पॉइंट पर कुछ द्रव्यमान रखोगे तो उस वजह से प्रत्यास्थ डोरी है ये, इस वजह से द्रव्यमान अगर बी पे लटकाओगे तो कुछ इसमें विस्तार हो जाएगा डोरी में, और वो मान लीजिए बीसी विस्तार है स्मॉल बी। अब देखो, हम कण की गति की विवेचना करेंगे तो पहले हम यहां तक लिख लेते हैं, फिर इसका अगला स्टेप भी बताएंगे। तो देखिए, माना स्मॉल एल स्वाभाविक लंबाई की एक प्रत्यास्थ डोरी ए बी की एक प्रत्यास्थ डोरी ए बी
ए सिरे से लटकी है, जिसके सिरे बी पर स्मॉल एम द्रव्यमान का भार लटकाने से डोरी में विस्तार वीसी इक्वल टू स्मॉल वी है, जिसके बी सिरे पर स्मॉल एम द्रव्यमान का भार लटकाने पर डोरी में विस्तार BC इक्वल टू स्मॉल b है, तब संतुलन की स्थिति में डोरी में तनाव T0 है, तब जो T0 होगा वो बराबर होगा, देखिए हुक्स के नियमानुसार डोरी में विस्तार B अपॉन में स्वाभाविक लंबाई L साथ में प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा। तो ये बन गया, देखिए जो भार mg स्मॉल एम द्रव्यमान के कण का जो भार mg नीचे की तरफ होगा, mg भार नीचे की तरफ जो होगा तो उतना ही तनाव इसके ऊपर विपरीत दिशा में होगा, यानी mg भार है वह ऊपर जो तनाव T0 लगा हुआ है रस्सी में उसके बराबर होगा। विपरीत कंडीशन, तनाव ऊपर की तरफ कार्य करेगा, mg नीचे की तरफ। तो इसको आप कोई भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। अब देखिए यहां हम कण की गति के बारे में विवेचना करेंगे। तो देखिए जैसा कि ये सिरा A है, ये स्वाभाविक लंबाई हो गई L, ये B पॉइंट हो गया। अब देखिए ये स्मॉल b डिस्टेंस हो गई वजन की वजह से, स्मॉल m द्रव्यमान के कण की वजह से BC। अब देखो यहां से आगे हम इसकी गति की विवेचना करने जा रहे हैं। तो यानी अगर हम इसको अल्प डिस्टेंस खींचते हुए, या ये कहें C से लेकर के D दूरी तक, ये दूरी है मान लीजिए स्मॉल c, यानी CD विस्तार करते हुए, यानी हमने कण को C दूरी से लेकर के और विस्तार किया D तक, और विस्तार करके कण को छोड़ दिया। जैसे ही यहां से कण D पे से स्मॉल m द्रव्यमान का कण D पॉइंट से ऊपर जाएगा, तो मान लीजिए किसी समय ऊपर गया ये P पॉइंट तक, इसकी C पॉइंट से जो दूरी है वो है x। कितनी मानी C पॉइंट से दूरी x। देखिए संतुलन की स्थिति में कण बिंदु C पर है, आप चाहो तो इसको C पॉइंट को O कह सकते हो। O इसलिए कहना चाह रहे हैं कि बाद में हम इसको एक तरह से मूल बिंदु मान लेंगे, यानी ऊपर की डिस्टेंस को पॉजिटिव में, नीचे की डिस्टेंस को नेगेटिव में। या गहराई की बात करेंगे तो देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे मूल बिंदु की तरह, ये जो हमने C पॉइंट है इसको O कहा है, तो ऊपर की तरफ तो क्या पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे की तरफ क्या नेगेटिव। अब देखिए यहां ये जो समीकरण नंबर 1 डाला है इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। ये था T0 इक्वल टू, अब देखिए यानी T0 इक्वल टू लैम्डा बी बाई एल इक्वल टू mg। अब अगर हम इसे ये कहें पुनः, यदि कण को ओ डी कह दो या C कह सकते थे, छोड़ो हमने D लिखा है। अब यदि कण को OD इज इक्वल टू स्मॉल c दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाए,
तो माना कण, तो माना किसी समय कण OP इज इक्वल टू x दूरी पर है। यदि इस समय डोरी में तनाव T है तो देखिए इस डोरी में जो तनाव है अगर वो उस टाइम T हो जाए तो हम लिखेंगे तनाव T इज इक्वल टू, देखिए या तो तनाव को लिख लो, नहीं तो कण की गति के समीकरण की सीधे ही चर्चा कर लो। चलो पहले तनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तनाव T इज इक्वल टू लैम्बडा। अब देखिए विस्तार बटे में स्वाभाविक लंबाई L। अब विस्तार क्या होगा, देखिए B तो विस्तार पहले ही था, समझो इसमें L लंबाई पहले ही थी, विस्तार था B द्रव्यमान की वजह से, और आपने खींचा C, तो ये C खींचा लेकिन छोड़ा ये तब किसी समय P पे है, तो यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी या विस्तार हो जाएगा किसी समय P पर, किसी पॉइंट P पर B, तो ये रहा, और x डिस्टेंस ये रही, तो B प्लस एक्स हो जाएगा, B प्लस एक्स। इसको आप कोई भी इक्वेशन सेकंड डाल दो, तो ये हो गया तनाव। अतः कण की गति का जो समीकरण होगा तब कण की गति का समीकरण, तो देखिए ये होता है mx डबल डॉट, यानी x डबल डॉट का मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है कि भार mg तो है नीचे की ओर, mg तो नीचे की ओर, लेकिन आपने जब खींचा है इस वजह से तनाव जो ऊपर की ओर काम किया है कैपिटल T वो माइनस कर दिया जाएगा। अब देखो m d2x अपॉन dt स्क्वायर, और भार mg माइनस का mg माइनस टी की वैल्यू है अपने पास लैम्डा b प्लस एक्स अपॉन एल, m से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, या फिर देखिए इस समीकरण 1 से वैल्यू रख दें, mg की वैल्यू लैम्डा b बाई एल है, तो यहाँ समीकरण 1 से वैल्यू रख दें, बाद में डिवाइड कर देंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg की वैल्यू है लैम्डा b बाई एल, माइनस ऐसे इसको अलग अलग किया जाए तो लैम्डा b बाई एल माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही ये कैंसिल होगा, समीकरण 1 से वैल्यू रखिए, इसको लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 से मान रखने पर। अब देखो इसके साथ ये बन जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल, m से डिवाइड करें देखिए आप यहां इसे या तो m से डिवाइड कर दो, और अगर m से डिवाइड ना करते हैं तो जो फॉर्मूला था mg इज इक्वल टू लैम्डा b अपॉन एल, ये जो समीकरण 1 था यहां से mg की फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हो, यानी ये बना m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए यहां से l का मान b की फॉर्म में अगर रखना चाहें तो ये बन जाएगा, या आप m को डिवाइड करो तो lm बनेगा। तो देखिए अगर हम m से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल एम, और यह रहा d2x अपॉन dt स्क्वायर। अब देखिए माइनस का लैम्डा एक्स अपॉन एल एम, यहाँ से एल एम मल्टीप्लाई करें एल एम, तो ये बनेगा लैम्डा बी बाई जी, यानी लैम्डा बी अपॉन जी ये बनेगा। तो देखिए यानी ये लिख सकते हैं हम
d2x/dt² इज इक्वल टू लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का g/bx। तो ये हो गया म्यू एक्स जैसी फॉर्म, यानी जो कि d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स के रूप का समीकरण है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एसएचएम का समीकरण, अर्थात एसएचएम का समीकरण है। अगर ये एसएचएम का समीकरण हो गया तो यहां आवर्तकाल है वो भी निकाल सकते हैं, जहां म्यू इज इक्वल टू, ये बना म्यू की जगह g/b, तब आवर्तकाल जो रहा t इज इक्वल टू 2π/√μ, तो यानी t इज इक्वल टू 2π/√μ, रूट म्यू की वैल्यू रहेगी g/b। तो देखिए ये उल्टा हो जाएगा, b ऊपर जाएगा, g उसके नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा 2π√b/g। तो ये तो रहा आवर्तकाल। अब देखिए यहाँ कुछ कंडीशन होंगी, और देखो ये जो आवर्तकाल रहा है इसका जो आयाम हुआ, आयाम रहेगा अपने जो डिस्टेंस यहाँ से ओ से लेकर के डी तक इसको खींचा था, तो ये जो सी है ये इसका आयाम रहेगा। गति का जो आयाम है लिख देंगे, तथा एसएचएम का आयाम, ये रहा आयाम, और ओ डी इज इक्वल टू सी, ये तो हो जाएगा इसका आयाम। अब देखो यहाँ दो कंडीशन बनेंगी। हम ये कह दें, देखो आप मान के चलोगे इसको आयाम को, अभी यहाँ फाइनल नहीं करोगे। यदि एसएचएम का आयाम ओ डी इज इक्वल टू सी हो तो दो कंडीशन बनेंगी। केस फर्स्ट, और जो फर्स्ट केस है वो रहेगा पहली कंडीशन में यदि c लेस देन b, यदि c स्मॉल c है वो b से क्या हो, छोटा। यानी यहाँ जो c की वैल्यू है और c, ये जो डिस्टेंस o से लेकर के d तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है OD, अगर ये OD यानी ये वाली जो OD डिस्टेंस है c जो कहें, वो अगर इस b से छोटी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये एसएचएम का इक्वेशन बनेगा। मतलब ये है, ये जो द्रव्यमान की वजह से कण लटका हुआ है और फिर हम इसको खींचें तो इसमें एक सरल आवर्त गति होगी। तो कण की गति सरल आवर्त गति होगी। दूसरी बात, अगर c बड़ा हो जाए तो फिर डोरी ढीली पड़ जाएगी ऐसी कंडीशन में। केस सेकंड, यदि c ग्रेटर देन b हो तो कण, यदि c ग्रेटर देन b हो तो कण जैसे ही कण कैपिटल जो b पॉइंट है इस पे पहुंचेगा तो उस कंडीशन में डोरी ढीली पड़ जाएगी। आपने देखा होगा कभी कभार, जैसा कि हम अगर एग्जाम्पल सेलेक्ट करें तो आजकल तो क्या है कि आपने वीडियोज देखी होंगी, काफ़ी फेसबुक पे भी अपलोड हैं, यूट्यूब पे भी हैं, कि इस तरह की वीडियो आजकल डाली जा रही हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको रस्सी से बांध करके, और रस्सी होती है प्रत्यास्थ, उससे बांध करके और एक नहर में फेंका जाता है या एक तरह से गिराया जाता है। तो उसके गिराने के लिए जैसे ही वो गिरेगा तो ये रस्सी क्या है, प्रत्यास्थ होने की वजह से नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन जैसे ही बंदा ऊपर आता है तो डोरी क्या है कि प्रत्यास्थ होने की वजह से ऊपर की तरफ इतना आ जाती है कि ये बिल्कुल ढीली हो जाती है, ये इस तरह से ढीली पड़ जाती है डोरी। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं होने को, तो ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर आती रहती हैं और आप लोग मोबाइल में देखते भी हैं, इस वजह से हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है। अब देखिए बाकी का तो
गांव वगैरह में काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जब बोरवेल किया जाता है तो भी देखा होगा एक साथ, या कुएं में बाल्टी फेंकते हैं आप लोग तो देखा होगा एक साथ फेंकेंगे तो क्या है, डोरी ढीली रहेगी। लेकिन हम यहाँ ऊपर की बात कर रहे हैं आने की, उस समय ढीली हो। तो ये तो एक रबर के लिए ही उदाहरण रहेगा, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि रबर के लिए अच्छा समझ में आ जाएगा। उदाहरण तो बहुत सारे होंगे लेकिन रबर के उदाहरण से आपके लिए अच्छा समझ में आएगा। जैसा कि अभी हमने वीडियोज वाला एग्जाम्पल बताया कि इस तरह की वीडियोज डाली जा रही हैं। तो देखिए, यदि सी ग्रेटर देन बी हो तो कण बी बिंदु पर, जैसे बी बिंदु से ऊपर जैसे ही जाएगा तो डोरी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो कण बी से ऊपर जैसे ही गुजरेगा तो डोरी ढीली पड़ जाएगी। और जब डोरी ढीली पड़ जाएगी उसमें कोई प्रत्यास्थता रहेगा ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वो गति यानी उस कंडीशन में एसएचएम का इक्वेशन नहीं होगा या सरल आवर्त गति नहीं होगी, और ढीली हो जाएगी डोरी, यानी उसमें कोई खिंचाव नहीं रहेगा, तो यानी तनाव जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में तनाव जीरो होगा, ये कह सकते हैं। और डोरी में तनाव शून्य हो जाएगा। अच्छा देखिए, डोरी जब ढीली पड़ जाएगी तो एक तरह से ऐसे मानो जैसे हमने किसी कण को फेंक दिया ऊपर, तो वो तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा। यानी गुरुत्वाकर्षण जो जी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो जी होता है उसके अधीन गति करेगा। जब डोरी ढीली हो जाएगी तो उसमें कोई प्रत्यास्थता रहेगी नहीं, तो हम ये कह देंगे कि तनाव तो शून्य हो जाएगा और कण है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा, तथा कण गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा। अब देखिए, यहां हम क्या करेंगे, आपके लिए जो समीकरण था लास्ट में जो निकाला था हमने, उस समीकरण से लेके चलेंगे। अब जो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का g/bx ये लिया था, इसमें पहले भी आप कर चुके हैं। इस समीकरण में इसको कोई भी नंबर डाल दें, जैसे हमें याद नहीं है कौन सा नंबर दिया है अब तक, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल रहे हैं। तो देखिए, इसमें 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करें, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, इंटीग्रेशन हो जाए इस वजह से। 2dx अपॉन dt से गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करेंगे तो 2dx अपॉन dt d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g/v इंटू में 2x, तो ये है ही dx अपॉन dt से और मल्टीप्लाई किया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, ऑन इंटीग्रेशन, तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा x स्क्वायर, यानी माइनस g/bx स्क्वायर प्लस का कोई कांस्टेंट c लिख दो। c नहीं लिख रहे, हमने abc का जिक्र पहले कर लिया है, इसलिए यहाँ कोई कांस्टेंट k लेके चल रहे हैं। अब देखिए, ये जो dx अपॉन dt है, क्या ये वेलोसिटी नहीं है भाई? अच्छा देखिए, इसका इंटीग्रेशन इतना होगा, वो इसलिए क्योंकि आप अवकलन करके देखेंगे तो 2 आगे आएगा dx अपॉन dt, फिर dx अपॉन dt का d2x अपॉन dt स्क्वायर, ऐसे ही इसका भी बनेगा। अब देखो, अगर ये dx अपॉन dt जो कि वेग है, तो इसको लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g/vx स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के। इसको भी कोई नंबर डाल सकते हो आप, इसको कैपिटल B नंबर डाल दें, ए का ए आपने पहले ही डाल दिया था, इसको B नंबर डाल दें। तो इसके बाद में देखिए, कंडीशन लगाएं, जो OC डिस्टेंस है, देखिए O से लेकर के हमने स्टार्टिंग में कण को D तक खींचा, और D डिस्टेंस, C नहीं D। देखिए, हमने
कण को ओ से लेकर के डी तक खींचा तो कितना रहा ये एक्स डिस्टेंस। आप तो ऐसे समझो कि ओ से लेकर के ये एक्स दूरी पी ना होकर के ओ डी हो जाए, ओ डी डिस्टेंस हो जाए तो एक्स की वैल्यू सी रहेगी। तो देखिए प्रारंभ में जब आपने कण को छोड़ा था तो डी पॉइंट से छोड़ा था। प्रारंभ में बिंदु डी पर OD इज इक्वल टू जो x है वो क्या है, c है। OD इज इक्वल टू x इज इक्वल टू c। तो अब देखिए जब C पॉइंट पे आपने खींचा है यानी OD इज इक्वल टू जो स्मॉल c है यहां तक कण को खींचा, तो उस कंडीशन में जो वेग होगा आपने यहां पकड़ रखा है, पकड़ेंगे तब इसके बाद छोड़ेंगे, खींच करके छोड़ेंगे तो उस समय वेग तो जीरो होगा ना, फिर तो वो खिंचाव की वजह से वेग बढ़ेगा। तो लेकिन स्टार्टिंग में तो वेग क्या रहेगा इसका जीरो। तो हम ये कह देंगे सी पर यानी प्रारंभ में बिंदु डी पर ओडी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सी तथा जो वेग होगा वो रहेगा जीरो। तब यहाँ वैल्यू रखें तो जीरो इज इक्वल टू माइनस जी बाई बी एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू सी रहेगा प्लस का के। अब देखिए यहाँ से स्मॉल के की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा जी बाई बी पॉजिटिव और सी स्क्वायर। इस वैल्यू को बी इक्वेशन में रखें तो ये बन जाएगा बी इम्प्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस के की वैल्यू है ये जी बाई बी सी स्क्वायर। तो देखिए जी बाई बी कॉमन तो ये बचेगा सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ये जो वैल्यू है वो है स्मॉल वी स्क्वायर के इक्वल। तो अब देखिए अगर आप वी पॉइंट पर जो बी पॉइंट है उस पर वेग की बात करें, अगर बी पॉइंट पर वेग स्मॉल वी कहें, यानी कहने का मतलब ये है यदि बी पर वेग बी है तो यानी बी पॉइंट पर जो वेग है वो बी हो तो यहां लिखेंगे आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई बी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा दूसरी